हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका के इंस्टीट्यूट मडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं। विद्युत धारा पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में इसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध। ओके, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, तथा इसमें आप आगे गतिशीलता वगैरह ये सब पढ़ेंगे आगे। देखिए, ये कोई चालक पदार्थ लेता हूँ मैं। ये मान लो कोई चालक पदार्थ है। इस पे अभी कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा था पहले वीडियो में कि इस पे ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर ऐसे यादृच्छिक रैंडम मोशन में गति करते हैं। रैंडम मोशन में गति करते रहते हैं, ठीक है। ये यादृच्छिक गति कहलाती है। यानी कि टक्कर इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे चलता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, फिर आगे चलेगा, किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो टक्कर होने के बाद वो किस दिशा में जाएगा ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए इसकी गति कैसी होती है? यादृच्छिक, रैंडम गति होती है, किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वह एक सरल रेखा में तय करेगा ये, और उस दूरी को हम बोलेंगे मुक्त पथ। क्या बोलते हैं? मुक्त पथ, ठीक है। और जब ये यहाँ से गति करना शुरू करेगा तो इसका प्रारंभिक वेग तो रहेगा u, इसका प्रारंभिक वेग रहेगा u, और ये उसमें ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करके अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है। तो यहाँ पे इसका वेग हो जाता है v वेग से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टक्कर होने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, फिर इसका वेग कुछ और हो जाता है, u2 मान लो, ठीक है। फिर ये वेग को बढ़ाता है, v2 वेग से टक्कर करता है, फिर इसका वेग कम हो जाता है, फिर u3 वेग से गति करना शुरू करता है। ऐसे प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो इसको टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, λ1 ये पाथ है। λ1 पाथ को तय करने में इसको जो टाइम लगा है उसको मैं τ1 लिखूँगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं मुक्त विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल τ1 से लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि जब इस चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाए, यही चालक जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रहेगा तो E ≠ 0, यहाँ पे आप एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दीजिए ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होने पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वेग उत्पन्न हो जाएगा। ये इस वेग से इन पे एक बल लगेगा, ये गति करेंगे। गति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों पे जो बल का मान होता है F बराबर क्या होता है? QE होता है, QE है ना। F बराबर क्या होता है बच्चों? QE होता है। ये बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, और साथ ही साथ F बराबर होता है ma। बल ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पे जिन पे E विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है उन पे बल कितना लगेगा? QE, ठीक है। Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यदि इलेक्ट्रॉन का मास मैं m मान लूँ और इलेक्ट्रॉन का त्वरण यहाँ पे मैं a मान लूँ तो बल का मान हो जाएगा ma। इन दोनों समीकरणों को आप देखें तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं QE बराबर ma या a बराबर QE/m। ये है इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इतने त्वरण के साथ आगे गति करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड की ओर। इस चालक के इस सिरे से इस सिरे तक इतने त्वरण से ये गति करेंगे। वो त्वरण हमने ज्ञात कर लिया है, QE/m, चूँकि आप लिख सकते हो Q बराबर E होता है, इसलिए A बराबर होगा EE/m।
इतना त्वरण इन पे उत्पन्न हो जाएगा, ए बराबर ई बाय एम। जी, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम के बराबर इन पे त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। सदिश रूप में आप देखेंगे कि जो त्वरण है, त्वरण तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है ना। त्वरण विद्युत क्षेत्र के ये विद्युत क्षेत्र इधर लगाओ आप, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, ये प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, विद्युत क्षेत्र इधर इधर। तो सदिश रूप में आप इसको लिखेंगे ए वेक्टर बराबर ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर बटे एम माइनस में, दिख रहा है आप? यस। तो इलेक्ट्रॉन पे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा इस तरफ, और उसकी वैल्यू रहेगी माइनस ई बाय एम। ओके, ठीक है। अब आगे की प्रोसीजर देखिए। मैं मान के चलता हूँ कि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन है। किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, ठीक है, और वो टक्करें करते हुए आगे गति कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इन स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग स्मॉल u है। कितना है? u वेक्टर मान लो, स्मॉल u वेक्टर है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग है u। ये इस इलेक्ट्रॉन से आगे जाके टकराया, मान लो टक्कर करी इसने, इसका प्रारंभिक वेग है u, और जब ये टक्कर करता है उस समय इसका वेग है v के बराबर। कितना है? v के बराबर। और इसको जो समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो है तथा t समय, तथा यह इलेक्ट्रॉन t समय में v वेग से इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, ठीक है। जब ये t समय बाद v वेग से अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो इक्वेशन हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। ये समीकरण होती है, v बराबर u प्लस ए टी का यूज करेंगे। देखो, अंतिम वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला यही होता है, न्यूटन का पहला समीकरण, न्यूटन्स गति के नियम में पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको, चूँकि आपने त्वरण का मान तो ज्ञात कर ही लिया, त्वरण का मान कितना आया था? ई बाई एम। तो v वेक्टर बराबर हो जाएगा u वेक्टर प्लस ए की वैल्यू है माइनस ई बाई एम इंटू टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, v बराबर u माइनस ई बाई ई इंटू टी बाई एम। ये एक इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माना प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ये समीकरण क्या हो जाएगी? v1 बराबर u1 माइनस ई बाय एम टाउ, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सेम ही होता है, उसका औसत समय मैं टाउ 1 ले लेता हूँ। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए v2 बराबर हो जाएगा u2 माइनस ई बाय एम इंटू टाउ 2। ऐसे ही v3 बराबर u3 माइनस ई बाय एम इंटू टाउ 3, ठीक है। ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन के लिए vn बराबर हो जाएगा un माइनस ई बाय एम इंटू टाउ n। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनों पे ये वेग उत्पन्न होगा टक्कर के बाद। सभी इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे, टक्कर करने के बाद उनका वेग इतना हो जाएगा, ठीक है। इनका औसत समय ज्ञात करें तो औसत वेग v एवरेज निकाला, ये लिख लो, v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड प्लस vn बटे n। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बटे n। v1 की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लीजिए u1 प्लस, ये सभी को जोड़ेंगे तो मैं इनको जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 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 un बटे n प्लस में से यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, और यहाँ पे ई बाई एम ये भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड प्लस टाउ n तक, ठीक है भाई। देखो
इन सभी को जोड़ा तो u1 u2 u3 un तक जुड़ जाएगा, ठीक है, बटे में n, एवरेज निकाल ले तो n का भाग देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे ई बाई टाउ इन सब में कॉमन है तो कॉमन कर लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाई 3 और बटे में सबके n। तो ये हो गया औसत वेग, औसत प्रारंभिक वेग, औसत प्रारंभिक वेग जिसका मान होता है 0, जो कि ऊष्मीय गति के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, आधे इधर, आधे ऊपर की ओर, आधे नीचे की ओर, तो उनका औसत प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है, ठीक है। तो औसत प्रारंभिक वेग की वैल्यू हो जाएगी 0, चूँकि u1 प्लस u2 एंड प्लस प्लस un बटे n ये तो होगा 0 के बराबर, तथा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस 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 टाउ n बटे n ये हो जाएगा टाउ के बराबर। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, टाउ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो v एवरेज बराबर आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस ई बटे m इंटू टाउ। तो v एवरेज की वैल्यू कितनी आई, माइनस ई टाउ बटे m, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया औसत वेग का। इस औसत वेग को ही हम इलेक्ट्रॉनों का माध्य अपवाह वेग कहते हैं। ये औसत वेग, जो अंतिम औसत वेग आपने ज्ञात किया जिसकी वैल्यू आई v एवरेज, ये v एवरेज ही इलेक्ट्रॉनों का माध्य औसत वेग, माध्य अपवाह वेग कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है, ठीक है। इसे Vd से दर्शाते हैं। इसका संकेत होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Vd, इलेक्ट्रॉनों का माध्य अपवाह वेग। तो Vd बराबर फॉर्मूला हो गया, मैं केवल परिमाण रूप में लिखूं तो ई टाउ बटे m। परिमाण रूप में आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, ई टाउ बटे m। इसको अपवाह चाल कह सकते हैं। अपवाह चाल एक अदिश राशि है ना, तो आप इसको चाल लिख सकते हो, या अपवाह वेग लिखना है आपको तो अपवाह वेग Vd वेक्टर बराबर माइनस ई कैपिटल E वेक्टर टाउ बटे m, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ आया? तो इसको नोट करिए, ओके। इसमें फॉर्मूले में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस आवेश के लिए अगर आवेश धनात्मक आवेश गति कर रहा है तो धनात्मक आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, धनात्मक आवेश तो प्लस से माइनस की ओर गति करेगा। तो Vd वेक्टर बराबर होगा कैपिटल ई वेक्टर बटे m इंटू टाउ, प्लस होगा, धनात्मक होगा। और माइनस आवेश अगर गति कर रहा है तो माइनस आवेश के लिए अपवाह वेग, क्योंकि माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, तो यहाँ पे माइनस ई वेक्टर बटे m इंटू टाउ ये लिखा जाता है। Vd बराबर माइनस ई वेक्टर बटे m इंटू टाउ, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, गतिशीलता। गतिशीलता, इसको इंग्लिश में मोबिलिटी बोलते हैं, इसको म्यू से दर्शाते हैं। गतिशीलता अगला टॉपिक, इसको मोबिलिटी अर्थात म्यू से दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो मोबिलिटी के बारे में देखिए कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो किस पे निर्भर करता है बच्चों, वो विद्युत क्षेत्र ई पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र ई पे निर्भर करता है। यदि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा करेंगे तो अपवाह वेग भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र कम कर दिया तो अपवाह वेग भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि अपवाह वेग, जो अपवाह वेग Vd है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है विद्युत क्षेत्र के। अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है।
अर्थात वी डी प्रोपोर्शनल टू म्यू ई, इसको म्यू ई से लिख लेना। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो म्यू नहीं ई सॉरी वी डी बराबर कैपिटल ई, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई, कैपिटल ई के समानुपाती होगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा म्यू ई, इसको म्यू ई लिख लो चलो, म्यू इंटू ई, वी डी बराबर हो जाएगा म्यू इंटू ई के। चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए अपवावेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है तो यहाँ पर भी आप इसको माइनस म्यू ई लिखें। इलेक्ट्रॉन का जो अपवावेग होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इलेक्ट्रॉन का अपवावेग विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए वी डी बराबर लिखा जाएगा माइनस म्यू ई इंटू ई, जहाँ म्यू एक नियतांक है, इसे इलेक्ट्रॉन की विद्युतशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की या आवेश की ये गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, अर्थात म्यू बराबर, फॉर्मूला क्या आएगा म्यू का, वी डी बटे ई, म्यू बराबर माइनस वी डी बटे ई वेक्टर, या परिमाण रूप में म्यू बराबर हो जाएगा वी डी बाय ई। ठीक है, परिमाण रूप में म्यू बराबर होगा वी डी बाय ई के। ठीक है, अर्थात डेफिनेशन क्या आई कि जो गतिशीलता है वो विद्युत इलेक्ट्रॉन के लिए अपवावेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर है। अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गतिशीलता म्यू बराबर अपवाहवेग म्यू बटे विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई। ठीक है, गतिशीलता का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अर्थात इसको आप डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं, ठीक है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। मात्रक देख लीजिए इसका, गतिशीलता का मात्रक यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है आपको, इसका मात्रक देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट और विभव का मात्रक, माय मिस्टेक, ये अपवाह वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। इसको आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे सेकंड स्क्वायर इंटू वोल्ट। ठीक है, ये इसका मात्रक है, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड स्क्वायर। अपवाह वेग का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकंड स्क्वायर, ये अपवाह वेग का मात्रक है। मीटर बटे सेकंड आएगा वेग का मात्रक, मीटर बटे सेकंड, तो सेकंड की पावर 1, इसकी पावर 1, तो आप इसको लिख सकते हो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ये मात्रक है। वेग का मात्रक क्या लिखना है, मीटर बटे सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, मीटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वोल्ट इंटू सेकंड बचेगा, तो आप इस तरह लिख लेना। ओके, अच्छा, यदि किसी चालक में दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें, दो आवेश वाहकों की बात करें, जिनके जो अपवाह वेग हैं वो Vd1 और Vd2 हैं, और उनको दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको एक ही विद्युत क्षेत्र में आरोपित किया गया है। ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इन दोनों आवेशों पर एक ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आवेश है, तो इसका अपवाह वेग क्या होगा, इसका अपवाह वेग हो जाएगा मान लो Vd1, और इसका अपवाह वेग है Vd2। तो Vd1 की वैल्यू क्या लिखेंगे फॉर्मूले से, Vd1 बराबर क्या होगा, म्यू 1 इंटू ई, विद्युत क्षेत्र समान है, गतिशीलता अलग अलग होगी, इसका हो जाएगा म्यू 2 इंटू ई। एक ही विद्युत क्षेत्र में दो अलग अलग आवेश अगर रखे हैं तो उनके लिए अपवाह वेग का फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो Vd1 में Vd2 का भाग दीजिए,
भाग दीजिए तो ये हो जाएगा μ1 ई बटे μ2 इंटू ई। ठीक है, ई से ई कट गया तो Vd1 बटे Vd2 बराबर μ1 बटे μ2। Vd1 बटे Vd2 बराबर क्या हो गया, μ1 बटे μ2। ठीक है, तो यानी कि एक ही धातु में, किसी भी एक ही धातु में अलग अलग आवेश वाहकों की गतिशीलताओं का अनुपात उनके अपवाह वेग के अनुपात के बराबर होता है जब उनको एक ही विद्युत क्षेत्र एक ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा गया हो। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संपर्क। अब ये टॉपिक आ रहा है अपना, जिसकी बात हम कर रहे थे, अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध। देखिए इसके लिए एक चालक पदार्थ का टुकड़ा ले लीजिए। ये एक चालक पदार्थ का टुकड़ा है, वायर है, कोई चालक पदार्थ है ऐसे। इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यहाँ से ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू है कैपिटल A। ठीक है, क्षेत्रफल की। और चालक की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक मैं L मान लेता हूँ। इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रखा है कैपिटल E इस दिशा में, इधर एक विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे विद्युत क्षेत्र के कारण, वो उसके विपरीत दिशा में गति करेंगे, इधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सारे इधर मूव करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण जब गति करते हैं तो उनमें एक अपवाह वेग उत्पन्न हो जाता है, वो हमने मान लिया Vd है। औसत अपवाह वेग Vd सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है, जो औसत वेग है इसके लिए बराबर होगा। मैं मान के चलता हूँ, माना चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, आवेश घनत्व अर्थात आवेश घनत्व है ये, अर्थात मुक्त आवेश घनत्व बराबर स्मॉल n है। यानी कि इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एकांक आयतन में, स्मॉल n के बराबर। कुल आयतन में नहीं, एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चालक का आयतन क्या होगा, चालक का आयतन निकालिए। चालक चूंकि बेलनाकार आकृति का है तो इसका आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा इसकी लंबाई, तो आयतन हो जाएगा V बराबर A इंटू L के। ठीक है, इसलिए आयतन V में कैपिटल V में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या, मुक्त आवेश वाहकों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश स्मॉल e है, तो NaL इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, NaL इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर मान लेता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा NaEL। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E के बराबर, तो भाई इतने इलेक्ट्रॉनों पे आवेश इतने गुना होगा, ये आवेश का मान हो गया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है, मान लेते हैं कि उसको T समय लगता है। माना इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में स्मॉल t समय लगता है, स्मॉल t समय लगता है, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल सूत्र से। t बराबर दूरी बटे चाल से हम इसका समय ज्ञात करेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसने कितनी दूरी तय करी है L, इसकी चाल कितनी है Vd,
तो L/VD, इतना समय इसको लगेगा। ठीक है, आवेश आ गया, समय आ गया। अब लिखेंगे आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा, आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T फॉर्मूला होता है। Q का मान रखिए NaEVD/T का मान रखिए L/VD। ठीक है, L/VD, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, NaEVD/L/VD। VD यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, NaEL है, सॉरी L है। ठीक, तो आप इसको L से L काट दीजिए तो ये बचेगा NaEVD। इतना वेग, इतना विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, NaEVD के बराबर। ठीक है, ओके। तो विद्युत धारा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया आपका वेग के रूप में कि I बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि I बराबर हो गया NaEVD। अब आप जानते हैं Vd अपवाह वेग है जिसकी वैल्यू μe के बराबर है, जहाँ μ गतिशीलता है और E विद्युत क्षेत्र है, तो रख दीजिए। इसलिए I बराबर होगा NaEVD की वैल्यू है μ × E, NaE μe। देखिए Vd का मान क्या रखेंगे, Vd बराबर होता है μe के, तो फॉर्मूला हो जाएगा NaE μe। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र के रूप में, और एक ये फॉर्मूला हो गया है I का, I बराबर NaEVD के रूप में। समझ गए आप? अच्छा, चलिए और देखिए थोड़ा इसमें। यदि मैं धारा का मान नियत मान लूँ, यदि धारा नियत है, यदि धारा नियत है तो क्या होगा, तो देखो NaEVD ये भी नियत हो जाएगा। तो जब धारा का मान ही नियत है तो धारा किसके बराबर होती है, NaEVD के। धारा नियत तो ये पूरा मान नियत। ठीक है, अच्छा, ये पूरा मान नियत हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो निश्चित होता है, चूंकि N व E नियत राशियां हैं, नियत राशियां हैं। देखो किसी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत होता है, तो ये दोनों भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए AVD बराबर होगा नियत, AVD नियत हो जाएगा। ठीक है, AVD नियत, अर्थात A1, या ऐसे लिखेंगे A प्रोपोर्शनल टू 1/VD लिख सकते हैं। VD इसके भाग में चला जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो हम लिख सकते हैं दो चालकों के लिए या दो इलेक्ट्रॉनों के लिए A1/A2 बराबर हो जाएगा VD2/VD1। उल्टा रिलेशन आ रहा है, उल्टा रिलेशन आ रहा है, यानी कि A1/A2 बराबर हो जाएगा VD2/VD1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A1 × VD1 बराबर होगा A2 × VD2। A1 × VD1 बराबर होगा A2 × VD2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल असमान है, ऐसे ही मान लो कोई, यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, अपवाह वेग VD1 है, यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है, अपवाह वेग इसका VD2 है, तो A1 VD1 इन दोनों का गुणनफल और यहाँ पे भी A2 VD2 इन दोनों का गुणनफल नियत रहेगा। अर्थात क्षेत्रफल और अपवाह वेग का गुणनफल तो नियत रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्षेत्रफल कम हो गया और यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये तो फिक्स है, यहाँ पे A1 का मान कम है और यहाँ पे A2 का मान ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल समान है। तो कौन सी चीज़ बढ़ेगी, जब A1 का मान कम हो गया तो VD1 बढ़ जाएगा, और जब A2 का मान बढ़ गया तो VD1 कम हो जाएगा। ठीक है, VD बढ़ गया तो A कम हो जाएगा, VD कम हो गया तो A बढ़ जाएगा। अर्थात किसी सक्रिय पदार्थ से, किसी सक्रिय चालक पदार्थ में से जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनका अपवाह वेग ज़्यादा होगा, और जब वही इलेक्ट्रॉनों के लिए आगे क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा,
अधिक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरेंगे तो उनका अपवावेग कम हो जाएगा, अर्थात अपवावेग पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे? ये देखो, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहाँ पे ज़्यादा, तो ये कम अपवावेग से गति करेंगे, अपवावेग कम हो जाएगा। जहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो अपवावेग बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पढ़ा कि गतिशीलता क्या है, इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवावेग ज्ञात किया, अपवावेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे बाकी के टॉपिक्स। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।